बहुत खुशनसीब हैं। हमारे साथ इस टाइम के ऊपर अंसार बर्नी साहब और उनकी अहलिया, उनकी वाइफ हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिसका नाम है फरहास वन वर्ल्ड शो। और अंसार बर्नी साहब का इंट्रोडक्शन तो इतना तवील है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिस तरह की खिदमत अंजाम दी हैं, चीज़ें दी हैं, उसको ऊपर अगर हम इंट्रोडक्शन पे जाए तो इंट्रोडक्शन ही हमारा 4 से 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हो जाए। बट लेट्स गो स्ट्रेट टू द अंसार बर्नी साहब। सबसे पहले उनको हम वेलकम भी करते हैं और उनसे पूछते हैं, अंसार बर्नी साहब, आप अपने आप को किस तरीके से आप समझते हैं? क्या आप वहां पे एक सामाजिक कारकुन है? क्या पीस एक्टिविस्ट है? क्या आपने पाकिस्तान को जो इतनी चीजें दी हैं उसमें क्या ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि आप अपना आपको कि मैं ये हूं और मेरे जो काम है ये है? तो अंसार बर्नी साहब क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि समाजी बहबूद में बहुत सारे इदारे हैं और बरसों से काम कर रहे हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। हमारा काम जो है वो ह्यूमन राइट्स का है, इंसानी हुकूक का। समाजी बहबूद में आपका कोई दुश्मन नहीं होता। इंसानी हुकूक में हर शख्स आपका तकरीबन दुश्मन होता है। आप जब किसी को इंसाफ दिलाते हो तो उसके साथ नाइंसाफी करने वाला सबसे पहले आपका दुश्मन होता है। तो हमारा काम रिस्की भी है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अंसार बर्नी ने ही शुरू किया है इस काम को, ह्यूमन राइट्स को। इससे पहले ह्यूमन राइट्स के लिए कोई काम नहीं था और इसी रेफरेंस से जो हमने काम शुरू किया, तो कुरान में एक हुक्म है कि गर्दनें छुड़ाओ। अब जब गर्दनें छुड़ाने की बात होती है तो नॉट फॉर टेररिस्ट्स, नॉट फॉर हार्डन क्रिमिनल्स। गर्दनें छुड़ाने का मकसद ये है कि जिसने अपनी खता को मान के अपनी सजा पूरी कर ली हो या जिसने गुनाह किए बगैर जेल काट रहा हो, उनकी गर्दनें छुड़ाने का मतलब ये है कि सजाए मौत से भी अगर कोई बेगुनाह है और टाल लिया जाए तो अल्लाह को एक जिंदगी बचाना जो है बरसों की इबादत से ज्यादा पसंद है। तो अंसार बर्नी ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो सड़कों पे खाना नहीं खिलाता, वो इज्जत नफ्स का ख्याल रखता है, वो कैदियों से मुलाकातें करता है, तहकीक करता है और तहकीक करने के बाद जो मेरा काम दर हकीकत 1971 से 1971 से जारी है, जब जंग जारी थी। जंग थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, 71 की जंग। उसमें मैं स्कूल से निकला और सिविल डिफेंस के ऑफिस गया और 9th या मैट्रिक में था उस वक्त में। तो मैंने कहा कि जी मैं इस जंग के लिए कुछ अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, अमन के लिए। तो मैं वहां पे वार्डन बन गया। मेरा काम ये था, स्कूल में था, जाहिर है कि कोई बड़ा काम तो नहीं होगा। मेरा काम ये था कि मैं आज जैसे ही सायरन बजता था तो लोगों के घरों में जाके उनको कहता था कि खंदकों में चलें। उनको ले जाके खंदकें खुदवाई हुई थी, उनमें उनको बिठा देते थे। उसके बाद वहां से फिर निकलते थे। जो तो अंसार बर्नी साहब, अगर ये कहा जाए कि आपका शुरू से जो है वो जज्बा-ए हुब्बुल वतनी और लोगों की खिदमत करने का शुरू से आपका एक शौक था और बचपन से यही चीज़ आपको मोटिवेट करके लेके आई है। आपके साथ आपकी मिसेस भी बैठी हुई हैं, उन शाहीन, मिसेस शाहीन। आप बताइए कि अंसार साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्या हुआ और किस तरीके से आपने, क्या उस टाइम पे ये अंसार बर्नी थे जब आपकी मुलाकात हुई, और किस तरीके से आप लोगों का आपस में किस तरह मुलाकात हुई? बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये ख्याल रखें जी। अच्छा, नहीं, हमारी मुलाकात तो बहुत पहले हुई थी, जब हम लोग बहुत यंग थे, लेकिन टीनेजर्स थे हम लोग। उस वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जाहिर है ओवर द इयर्स फिर मुलाकात नहीं भी रही, बहुत एक लंबा अरसा आ गया। फिर इवेंचुअली हमारी शादी हो गई, फिर ये काम शुरू हुआ ट्रस्ट का। इस दौरान अंसार बर्नी साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आ गए थे, जिसकी वजह से इनको फिर जेल की हवा भी खानी पड़ी और उस जेल से ही इनको ये जो है सारी ये जो ये काम शुरू हुआ है, वहाँ जाके इनको एहसास हुआ कि जेलों के क्या हालात हैं, किस तरह के लोग जेल में रहते हैं और बहुत सारे बेगुनाह भी जेलों में पाए जाते हैं। और वहीं से इंसेंटिव इनको मिला और इन्होंने यहाँ वहाँ से ये काम शुरू किया।
अब ये बताएं कि आपकी इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि ये हम एक ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम चाह रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा फैमिली का भी माहौल हो जाए, चीज़ें भी हो जाए। आप लोगों की जब मुलाकात हुई तो क्या आप समझते हैं कि इन्होंने कभी आपको इस काम के लिए रोका, आपको कहा कि नहीं जी आप आम चीज़ें, क्योंकि इसमें खौफ और ख़तर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, या इन्होंने आपके साथ सीना पे सीना साथ खड़े होकर, शोल्डर से शोल्डर खड़े होकर, और आपको आज जिस मकाम पे है आप, इनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है? क्या कहेंगे? ये हकीकत है कि अगर ये ना होती तो शायद मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था। हमारा स्कूल का साथ है, स्कूल के ज़माने से हम साथ हैं, और वो साथ फिर इनको जब मैं स्टूडेंट लीडर था और मुझ पे झूठे मुकदमे बना के मुझे सज़ाएं सुनाई गई, मेरे अंगूठे में और मेरे घुटनों में बिजली के करंट दिए गए, तो उस वक्त ये मुझे जेल पे मिलने आई। तो इससे बड़ा काम, इससे बड़ी मोहब्बत, इससे बड़ा प्यार कोई हो नहीं सकता कि उन हालात में कि जब लोग खौफजदा हों हुकूमत से, जब लोग खौफजदा हों मुख्तलिफ सियासी जमातों से, उस वक्त इनका मिलने आना मेरे लिए कि किसी अल्लाह की मेहरबानी से कम नहीं था। और मिसेस अंसारी साहब, ये इनका एक किताब निकली, हमने सुना है किताब इनकी बहुत ज़बरदस्त लॉन्चिंग हुई है, और जिस तरीके से हमारे लोग भूल जाते हैं अपने जो कहा जाए एसेट है, ये अंसार साहब हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एसेट है, उस किताब में है क्या बेसिकली? थोड़ा सा आप सीधा कुछ वाक़यात बता सकती हैं और उस किताब को कहाँ पे लोग हासिल कर सकते हैं? ये किताब जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी सारी ज़िंदगी की कहानी मुझसे, और ये बहुत अरसे से मेरी स्पेशली ये ख्वाहिश थी कि कोई इस तरह की बुक लिखी जाए। इतना काम है, इतना कुछ है सीखने के लिए, तो आगे जो हमारी नस्लें हैं उन्हें भी पता चले कि हमारे मुल्क के क्या हालात थे, किस तरह से गुजरे हैं, और कल को इंशाल्लाह उन्होंने जब भागदौड़ संभालनी है तो उनके सामने कोई मिसाल मौजूद हो और वो इस काम को कंटिन्यू कर सकें। तो जो नई नस्ल है वो वैसे भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गई है, पढ़ने वढ़ने से, और ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है। तो हम ये चाहते थे कि ये थोड़ी हिस्ट्री भी है हमारे मुल्क की, और बहुत सारा इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत काम हुआ था, तो ये लोगों के सामने आए। तो ये किताब अभी फरवरी में ही लॉन्च हुई है। उसमें सारी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, इनकी पर्सनल लाइफ भी है, बचपन कैसे गुजरा, कैसे तालिब इल्मी का ज़माना गुजरा, कैसे इस काम में आए, फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस थे, केसेस तो बेहिसाब है, थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं, और हर केस की एक अपनी कहानी है। तो जो मेन केसेस थे, जो जाहिर है जो ज़्यादा आप लोगों को, हमें लगा कि लोगों को शायद ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या ज़्यादा जो है जिससे लोगों को मालूमात पहुँचेगी, वो केसेस इसमें मौजूद हैं इस बुक पे। इसमें ऐसे केसेस हैं जो लोगों को प्रिजन से रिहा करवाया गया, उसमें ऐसे लोगों के केसेस थे जिन्होंने 38 साल, मे बी 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, इस तरह जो उन्होंने जेलों में गुजारे बगैर किसी जुर्म के। अगर आपको ये बुक लेनी है तो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है ये बुक, और इसके अलावा पाकिस्तान में लिबर्टी बुक्स से भी आप ये बुक हासिल कर सकते हैं। शाहीन बटनी जी, आप एक बताइए कि कितना हाउ मच यू आर प्राउड आपके हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि आम लोग जब शादियां करते हैं तो वो कहते हैं कि जी गाड़ी दिलवा देंगे हमारे हस्बैंड, बंगला बना देंगे, आपकी चीज़ें बना देंगे। आपके हस्बैंड तो उन गरीब लोगों के लिए जेलों में जा रहे हैं, उनके साथ रोटियां खा रहे हैं, उनके लिए उनको बाहर निकाल रहे हैं, और कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं इनके अंदर। आप हाउ मच यू एंड योर फैमिली प्राउड कि आपने इनको चूज़ किया और अल्लाह ने आपको इनके साथ एक एज ए जोड़ा बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा मेरी तारीफ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, देखिए ये पैसा, दौलत, माल सब कुछ है, ये मेरा एहसास है, हकीकत ये है। तो ये सब तो यही रह जाना है, कुछ हम किसी की दुआएं ले लें, किसी के काम आ जाएं। वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरना तो इबादत के लिए और इन चीज़ों के लिए तो फरिश्ते भी कुछ कम नहीं थे। अच्छा, इसी बात पे अगर मैं ये पूछूं कि कोई तोहफा याद है आपको, इन्होंने कौन सा तोहफा आपको ऐसा दिया कभी आपकी शादी से पहले या शादी के बाद, जो एक वाकई कहेंगे वही बहुत, बर्नी साहब हमने सुना तो ये है कि बहुत रोमांटिक इंसान है ये, तो आपका कोई तोहफा याद हो अगर आपको कोई? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इस वक्त कुछ जहन में आ नहीं रहा। तोहफे हैं बहुत दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम पे, या ही इज़ अ रोमांटिक इंसान, और हर मौके पे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, तोहफे भी देते हैं, चीज़ें भी देते हैं जो
बेशुमार, इसको कोई पर्टिकुलर मेरे जहन में आ नहीं रहा इस वक्त। एक जैकेट लाया था मैं इंटीरियर सिंह से, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो वो मैंने इनको पहली चीज दी थी। उसके बाद जब मैं जेल में था तो ईद का दिन जेल में गुजारा था मैंने, तो मैंने छोटे भाई को कहा कुछ पैसे दे जाओ मुझे, तो 10-10 के नोट मंगवाए मैंने। तो अब्दुल हफीज पीरजादा, मुमताज भुट्टो साहब, मैंने उन सब के साइन करवाए और मैंने कहा ये मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, ये शाहीन को पहुँचा देना। तो इन्होंने वो वापस कर दिया, रखा नहीं है। अब क्यों वापस किया, या तो इनको ये था कि मैं जेल में क्यों हूँ, या कोई और वजह थी, तो वो अब ये आज बताएंगी कि क्या वजह थी, वो वापस क्यों किया था। कह रही थी 10 रुपए भेज रहे हो, वो भी जेल से, भेजो तो कोई लंबी रकम, मुमताज भुट्टो के साइन, हफीज पीरजादा के साइन, सबके साइन होके, वो भी 10 रुपए। प्राइसलेस चीज थी ना, यूनिक चीज थी, ऐसी थोड़ी मिलती है। बर्नी साहब, ये एक वाकयात कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर एक बहरी कज़ाब के बारे में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया ने, जो आपको कभी पॉजिटिव दिखाती है, कभी नेगेटिव बना देती है, कुछ कर देती है, उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल दिया कि उसमें जो पैसे हुए थे इस्तेमाल, उसको ब्लैक मनी वाइट हो गई और फिर वाइट मनी ब्लैक हो गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पैसों से तो अंसार बर्नी का या अंसार बर्नी ट्रस्ट का कोई ताल्लुक व वास्ता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी चीज़ से वास्ता ही ना हो तो उसको मैं डिस्कस कर भी नहीं सकता। जहाँ पे सूरत हाल ये थी कि हमारा ताल्लुक उन पैसों से नहीं बल्कि कैदियों की रहाई से मुंसलिक था, और उसके लिए मैंने मुख्तलिफ ममालिक में जाके कोशिशें की, जिसकी बदौलत रहाई मिली। और ये जो बातें निकली, ये एक साबिक सदर साहब की तस्वीर लगाई गई, एक जो ठेकेदार साहब हैं उनकी तस्वीर लगाई गई। मैं इनसे कभी जिंदगी में मिला ही नहीं, ना मेरी कभी उन साहब से बात हुई जो बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं जो ये पाकिस्तान में। अलावा एक आपने एक सिख बंदे को आपने वहाँ पे पाकिस्तानी जेल से छुड़ाया, और उसकी सुनने में आया था कि उसकी सज़ा भी मुकम्मल हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, और वो फिर इंडिया गया, और इंडिया में जाने के बाद सिख बरादरी ने आपको बहुत बड़ा सराहा, बट पाकिस्तानी मीडिया ने इसके बरअक्स बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया। उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि उसने कहा जाके कि मैं हजी एजेंट था, मैं ये था, वो क्या कंट्रोवर्सी थी? देखिए, वो मुसलमान हो गया था, मैं इसका विटनेस हूँ। मैंने उससे पूरी मालूमात ली थी कि तुम मुसलमान क्यों हुए। उसने एक वाक़या सुनाया था। उसने कहा कि मेरे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और आपने फरमाया कि कोई आएगा, एक फरिश्ता आएगा जो तुम्हें जेल तोड़ के रहा करा कर ले जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चों से मिलाएगा। लेकिन जब उसकी रहाई हुई, जब हमने उसको रहा कराया 38 साल के बाद, उसकी फैमिली को इंडियन पंजाब में तलाश किया, तो अचानक एक अजीब सी खबरें शुरू हो गई कि ये जब बॉर्डर क्रॉस किया, आपने पूछा कि इसने क्यों कहा कि मैं जासूस था, तो इसने ये नहीं कहा कि मैं जासूस था। हमारे मीडिया का कारनामा था वो, जो मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा ऐसे लोगों का कि जो अपनी तरफ से काट चाट करके और बातें बनाते हैं। उसने ये कहा इंडिया पहुंचने के बाद कि तुमने मेरे लिए क्या किया, भारत ने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो अंसार बर्नी ने रहा कराया है, और उसने जिस तरीके से रहा कराया है ये वो जानता है, या मुझे मालूम है कि उसने कितना रिस्क लेके मुझे रहा कराया। फिर ये कि जो सूरत हाल थी, उसकी फैमिली को तलाश किया गया। उसके बाद जो इससे पहले जो आपने पूछा था मुझसे शिप वॉक के बारे में, एक चीज रह गई कि इंडिया के मीडिया ने ये कहा कि भारत हार गया। ये वर्डिंग्स थे इंडिया के मीडिया की पूरी भारत में कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स अंसार बर्नी। आज के हालात, अंसार बर्नी साहब, आपने पूरी पाकिस्तान की बड़ी तारीख देखी है और हर चीज़ देखी है। आप क्या समझते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात
किस तरीके से सही हो सकते हैं? खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर केओस है, कराची जैसे शहर में रोज़ाना लोग डकैतियों में औरों में मर रहे होते हैं, अपने जनाजों को उठा रहे होते हैं। आपकी अपनी फैमिलीज जो वहाँ पे रहती हैं वो लोग भी सेफ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान का आगे क्या होने जा रहा है, और क्या समझते हैं कि आज के दौर में हम लोगों को क्या चीज़ ज़रूरत है? दो बातों की ज़रूरत है, एक तो इंसान बन जाए, दूसरे दिल से पाकिस्तानी बन जाए। हमारे यहाँ ना कोई इंसान रह गया है, ना कोई पाकिस्तानी रह गया है। हमें ज़रूरत है जाग पैदा करने की कि ये वतन हमारी माँ है, धरती है, हमारा सब कुछ इस वतन से वाबस्ता है। और वो लोग जो बाहर रहते हैं और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये इतना अर्ज करूं कि अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो आप भी बाहर इस इज्जत से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिसकी माँ मर जाती है फिर वो कहीं का नहीं रहता। मैं भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हालात की मैं जो ये समझती हूँ जिम्मेदारी वो है नाइंसाफ़ी। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंसाफ की कमी हो गई है। अमीर जो है अमीर तर होता चला जा रहा है। दो तबकात हो गए, एक तबका वो है जिसे सब कुछ मैसर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी महंगाई हो गई है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हेल्थ की क्या सूरत हाल है, अमन की क्या सूरत हाल है, क्योंकि उनके और जगहों की भी नेशनैलिटीज़ हैं और वो जो है आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं। करप्शन उरूज पे है, रिश्वत जो है उरूज पे। कितना ही आपका जायज़ काम हो, कितना ही सही काम हो, अस्पतालों में डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं है, मतलब गुरबा के लिए। तो जब इतनी नाइंसाफ़ी होगी तो वहाँ ये सब तो होगा। सर, आपको फराज अहमद वन वर्ल्ड शो में आके आप दोनों को कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। कुछ सच की सच्चाई, कुछ हकीकत की सच्चाई की तलाश में जब आप निकलते हैं तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और उन्हीं अच्छे लोगों से आज मेरी मुलाकात में इजाफा हुआ है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और आपसे कहूँगा कि आप सब मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। और ये हमारे अपने पर्सनल के लिए है कि पाए और सब चीज़ों में आपको सबसे अच्छा क्या मीठा एंड में आपको कैसा लगा, और क्या चाहते हैं आप समझते हैं कि लगा, बाकी तो सब अच्छा। ये रिकॉर्ड पे आ गया। ये रिकॉर्ड